वेलकम टू इंडिया आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 20 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेवल एंटी शिप मिसाइल के बारे में है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुली मैडन फ्लाइट टेस्ट किया है। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल है, मतलब इसे हमने खुद ही तैयार किया है और इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी दुश्मन देश के युद्ध पोत को, वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने इसका मैडन फ्लाइट टेस्ट किया है। मैडन फ्लाइट टेस्ट का मतलब यह है कि इसमें हमने किसी टारगेट को हिट नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना देखा कि मिसाइल अच्छे से वर्क कर पा रही है अथवा नहीं। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए। इसका वेट 380 केजी का है और इसकी रेंज 55 किलोमीटर्स की है। ध्यान दीजिएगा कि इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब आप हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च करिए और हिट कर दीजिए टारगेट को। जो मिसाइल है वो 5 मीटर सी लेवल के ऊपर क्रूज कर सकती है, यानी कि अपने टारगेट की ओर जा सकती है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, क्योंकि अगर आप समंदर के बहुत नज़दीक से ट्रेवल करवा पा रहे हैं किसी मिसाइल को, तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी रडार के द्वारा उसे डिटेक्ट कर पाना। और किसी भी मिसाइल की इस कैपेसिटी को स्की स्किमिंग कहा जाता है, मतलब वो समंदर के बहुत नज़दीक से जाती है टारगेट को हिट करने के लिए और डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पहला इंडिजीनियस एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम होगा जो इंडियन नेवी के लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया है, तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स के बारे में है। RFID टैग्स का इस्तेमाल अमरनाथ पिलग्रिम्स को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, ऐसा हाल फिलहाल में न्यूज में आया। RFID एक टेक्नोलॉजी है जिससे इन टैग्स को बनाया जाता है। RFID टेक्नोलॉजीज आपने ज़रूर से अपने आम जीवन में देखी हैं। आप किसी मॉल में या किसी रिटेलर के पास कोई सामान या कपड़े खरीदने जाते हैं तो उन कपड़ों पर एक टैग लगा होता है। आप जब बिलिंग के लिए जाते हैं तो उस टैग को निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही आप उस कपड़े को उस मॉल के बाहर लेकर आ पाते हैं, उस स्टोर के बाहर लेकर आ पाते हैं। अगर उस टैग को ना निकाला जाए और आप उस कपड़े को उस शोरूम, उस स्टोर या फिर मॉल के बाहर लाने की कोशिश करें तो एक अलार्म सिस्टम बच जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपने बिल नहीं किया है। ऐसा भूलवश भी हो सकता है और कई दफ़ा लोग ऐसा जानबूझ के भी करते हैं। सिमिलरली जब कोई व्यक्ति एक टोल प्लाजा पे जाता है तो उसके पास एक फास्टैग कार्ड होता है। फास्टैग कार्ड जैसे ही डिवाइस के सामने जाता है, रीडिंग डिवाइस के सामने, जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और उसे टोल प्लाजा पे बहुत देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन दोनों ही केसेस में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज RFID टेक्नोलॉजी, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको जो कपड़ों पे टैग्स दिखते हैं वो भी वर्क करते हैं, और वही टेक्नोलॉजी फास्ट टैग्स में भी इस्तेमाल की जाती है। और अभी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अमरनाथ पिलग्रिम्स के लिए भी करने वाले हैं, उनकी जो ट्रैकिंग है उसके पर्पज से। तो RFID को आम तरीके से तो आपने समझ लिया। RFID ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है। आपको पता है इन डिवाइसेस में कोई तार तो नहीं लगा होता, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक होता है टैग और दूसरा होता है रीडर। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं एक फास्टैग कार्ड का, तो वो आप अपनी व्हीकल के सामने ऐसे लगा देते हैं और फिर जहाँ भी आप टोल प्लाजा के पास जाते हैं वहाँ पर एक रीडर होता है जो इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके अमाउंट को डिटेक्ट करने में कैपेबल होता है। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन या आइडेंटिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट या व्यक्ति के ट्रैक किया जा सकता है। टैग्स में इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, एक सीरियल नंबर होता है और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी होता है। जो RFID टैग्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। जो एक्टिव RFID टैग्स होते हैं उनके पास अपना खुद का पावर सोर्स होता है, मतलब एक छोटी सी बैटरी उसमें लगाई जाती है जिसके तहत वो अपनी इन्फॉर्मेशन को खुद ही डिसेमिनेट कर सकता है। जबकि जो पैसिव RFID टैग्स होते हैं वो काइंड ऑफ QR कोड होते हैं, उनके पास अपना कोई पावर सिस्टम नहीं होता, बल्कि वो रीडर के पावर सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। जो रीडर है वो अपने पावर सिस्टम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिट करता है, जिससे जो RFID टैग है उसकी इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। तो ये अंतर होता है एक्टिव RFID और पैसिव RFIDs में। ये काम कैसे करते हैं? RFID टैग्स में एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। एक होता है एंटीना, जिसके माध्यम से ये सर्किट जो भी जानकारी कंटेन करता है उसे कम्युनिकेट किया जाता है, और इसे डिसेमिनेट करने के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं।
ये रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। ये फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, हाई फ्रिक्वेंसी हो सकती है या फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी हो सकती है। जो मैसेजेस इन टेक्स्ट के द्वारा भेजे जाते हैं वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में जाते हैं और बाद में इन्हें डेटा के फॉर्म में ट्रांसलेट करके एनालाइज किया जाता है होस्ट कंप्यूटर के द्वारा और फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें वहां से अवील करनी है। बार कोड्स, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो RFID टैग्स होते हैं वो मोरलेस बार कोड की तरह होते हैं, QR कोड की तरह होते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर होता है। जैसे QR कोड को एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता पड़ती है। आपने ऑनलाइन पेमेंट तो करी होगी ना, वहां पर आप जो QR कोड होता है अपने मोबाइल के स्कैनिंग सिस्टम को उसके सामने लेकर जाते हैं और तभी वो कैच कर पाता है। अगर आप आड़े या तिरछी जगह पे खड़े हों तो वो कैप्चर नहीं कर पाता। ऐसी समस्या RFID टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होती। वो जो इन्फॉर्मेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में डिसेमिनेट करता है वो एक वाइड रेंज में जाती है। मतलब आप लाइन ऑफ साइट में बिल्कुल सीधे नहीं है तब भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल सामने RFID टैग के जाने की आवश्यकता नहीं होती एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बार कोड एंड द RFID टैग्स। इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है। कपड़े या सामान जो कि आप मॉल्स वगैरह में देखते हैं, स्टोर्स में देखते हैं। RFID चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी लैब की के तौर पे या फिर फास्टैग का इस्तेमाल हम टोल पेमेंट्स के लिए करते हैं। ये सभी एग्जांपल्स हैं RFID टेक्नोलॉजी के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में 138.48 करोड़ सैंक्शन किए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB को। इस पैसे का इस्तेमाल टेक्निकल अपग्रेडिंग के लिए किया जाएगा। स्पेसिफिक फोकस रहेगा मल्टी एजेंसी सेंटर। मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? मल्टी एजेंसी सेंटर एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, मतलब आतंकवाद विरोधी संस्था है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत काम करती है। इस संस्था को कारगिल वॉर के बाद सन 2001 में बनाया गया। ध्यान दीजिएगा कि यह संस्था भले ही IB के तहत काम करती है लेकिन इसमें 28 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं जिसमें कि रॉ भी है, आर्म फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस है। कुल मिला के ये इन सभी लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जिसे IB होस्ट करता है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट्स इस मैक को देते हैं यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर को, जिसे IB प्रोसेस करती है और देखती है कि उसका इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाना है। जो मैक है उसका मेन सर्वर तो दिल्ली में है, बाकी अलग अलग राज्यों में जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेस हैं वहां पर भी इसका सर्वर लोकेटेड होता है। ये इन्फॉर्मेशन राज्यों को डिसेमिनेट कर दी जाती है और फिर उसके माध्यम से सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेला टनल के बारे में है। स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सेला टनल, ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है और तैयार होने वाला है। जो इसकी डेडलाइन है उसके पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की स्थिति में हैं। सेला टनल अभी तक का सबसे लंबा बाई लेन रोड टनल बन जाएगा जो इतनी ऊंचाई पर बनेगा। ऊंचाई का मतलब यहाँ 13,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर है। चूंकि ये टनल इससे ज़्यादा ऊंचाई पे है तो इतनी ऊंचाई पर इतना लंबा बाई लेन रोड टनल किसी भी देश ने आज तक नहीं बनाया है जो भारत बना रहा है। जो इसकी टोटल लेंथ होगी प्रोजेक्ट की, उसमें टनल और जो अप्रोच और लिंक रोड्स हैं उनको भी शामिल कर लें तो इसकी पूरी लंबाई 12 किलोमीटर की हो जाएगी। इसे BRO कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जहां बनाया जा रहा है वो इंडो चाइना का बॉर्डर है और ऊंचाई 13,800 फीट है। यहां पर देखिए ये तवांग को दिरांग और बोमडिला से कनेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे तवांग है, ये है दिरांग और यहाँ पे है बोमडिला। तो दिरांग और तवांग इन दोनों के बीच में यहां पर सेला पास टनल है। ये यहां तक जाने की जो दूरी है उसे 1 घंटा कम कर देगा। टाइम जो है वो 1 घंटा कम कर देगा। हर वेदर में इस टनल को एक्सेस किया जा सकेगा। टफ टेरेन में अक्सर बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। आर्मी मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होगा और ये ईयर राउंड एक्सेस दे देगा तवांग के लिए। जो भी हमारा मेन स्ट्रीम इंफ्रा है उसके साथ उसे एक्सेसिबल बना देगा। 317 किलोमीटर लंबा बालीपारा, चारदुआर और तवांग जो रोड है जो वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग और तवांग को कनेक्ट करता है, उसी पर इस टनल को बनाया जा रहा है। एक बार तैयार हो जाए तो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनने वाला ये सबसे लंबा ट्विन लेन टनल बन जाएगा। फर्दर इससे हम वेपन्स और सोल्जर्स की जो तेज आवाजाही है उसे भी इंश्योर कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स के बारे में है। हमारे प्रेसिडेंट जमैका और इस देश के विजिट पे हैं। जमैका के बारे में बात हुई थी, अब बात करेंगे इस देश के बारे में। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स ये कैरेबियन रीजन में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। लोकेशन अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे वेनेजुएला है, इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा ये आइलैंड कंट्री, और ये है लेसर एंटिलीज पे। इसकी कैपिटल और मेन पोर्ट है किंग्सटाउन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि सिट्स के बारे में है। सिट्स, बच्चा सो रहा है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है, इसे ही कहा जाता है सिट्स, अचानक से बच्चे की मृत्यु का हो जाना। इसका कारण क्या होता है, इसको लेकर हमें कुछ खास जानकारी मिल नहीं पाती है और इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं।
अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने एक बायोकेमिकल मार्कर आइडेंटिफाई किया है, जिसकी मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि आखिर सिट्स का कारण क्या रहा, अचानक से बच्चे की मौत हो गई, उसका रीजन क्या रहा। सिट्स एक अनएक्सप्लेन्ड डेथ होती है जिसमें बच्चा नींद में ही मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कई दफ़ा हेल्दी बेबीज़ के साथ होता है जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, सब कुछ ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और अचानक से वो सोते हुए ही मर जाते हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है क्योंकि इसका कारण भी पता नहीं चलता। सिट्स को कई दफ़ा क्रिब डेथ कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे की मौत अक्सर पालने में हो जाती है, एंड दैट्स वाई इसे क्रिब डेथ बोलते हैं। अभी हाल ही में एक एंजाइम आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज ब्यूटेरिल क्लोरिनेस्ट्रीज, आप इसे शॉर्ट में BCHE बोल सकते हैं। ये एक एंजाइम है जो हमारे दिमाग को एक्टिवेट करता है, ब्रेन के अराउजल में हेल्प करता है। लाइक जब आप सो रहे होते हैं तो दिमाग पैसिव हो जाता है, उसे वापस से एक्टिवेट करने में जो एंजाइम वर्क करता है दैट इज BCHE। और अगर ये एंजाइम बहुत अच्छी तरीके से काम ना करे तो फिर आपको नींद से जागने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा पाया गया कि जब भी किसी व्यक्ति की किसी भी बच्चे की सिट से मौत हो रही है तो मरने के बाद ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है उनके दिमाग में, काफ़ी लोअर लेवल होता है BCHE एंजाइम का। इससे ये आइडिया लग जाता है कि किसी भी कारणवश हो सकता है कि बच्चे में इस एंजाइम की कमी होने की वजह से बच्चा जाग ही नहीं पाता और नींद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। स्लीपिंग इन्फेंट एबिलिटी उन्हें वेकअप नहीं करने देता, उन्हें जागने नहीं देता, इसीलिए वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। कई सारे फिजिकल फैक्टर्स इसके लिए कारण हो सकते हैं, केवल ये एक ही नहीं है कि जहाँ पे BCHE एंजाइम कम है इस वजह से ऐसा हो जा रहा है। कोई ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, बच्चे के जन्म के वक्त उसका जो वेट है वो बहुत कम हो, उसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि बच्चा पेट के बल सो रहा है और वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाया, वो सॉफ्ट सरफेस पे सो रहा है जहाँ पर उसका जो कोई बॉडी पार्ट है वो इस तरीके से अटक गया कि वो सांस लेने में कैपेबल नहीं हो पाया, या फिर ओवर हीटिंग की वजह से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कई सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं। 2 से 4 महीने के बच्चे इस सिंड्रोम को लेकर ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। देखा जाए तो बॉयज़ की मृत्यु इसमें ज़्यादा होती है, जो भी डेटा अवेलेबल है। और ये भी कहा गया कि जो नॉन वाइट इन्फेंट्स होते हैं उनको सिट्स का खतरा ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वाइट इन्फेंट्स। अब इसके क्या ग्राउंड्स हैं ये तो रिसर्चर्स ही जाने। जो बेबीज़ हैं अगर वो स्मोकर्स के साथ रहते हैं तो उन्हें सिट्स का खतरा ज़्यादा होगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से जो धुआं उन्होंने इनहेल किया वो तो किया, बाकी बाहर भी छोड़ा, तो उससे बच्चे को खतरा होता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं जिनका लो बर्थ वेट होता है उन्हें भी इसका खतरा रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन है तब भी सिट्स का खतरा बना रहता है। स्पेसिफिकली अगर माँ की उम्र 20 साल से कम है, वो सिगरेट स्मोक करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, अल्कोहल लेती हैं, या फिर उन्होंने बच्चे के जन्म के दौरान एक इनफ प्रीनेटल केयर नहीं अटेन करी है, तो भी बच्चे को इस प्रकार का खतरा रहता है। प्रिवेंशन की बात करें तो आपको ध्यान देना होता है बच्चे को कि वो सही तरीके से सोए, अपनी बैक पे सोए, ब्रेस्ट फीडिंग भी की जाए कम से कम 6 महीनों तक, ताकि सिट्स का खतरा कम बना रहे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल NGT के बारे में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में है। पार्लियामेंट में अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सामने एक प्ली गई थी। एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं तब आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा। NGT इन्वायरमेंट के मामलों को देखता है। अगर कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न है तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं केस करने। NGT के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है अगर उसमें किसी को आपत्ति है तो आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। एंड दैट इज द की पॉइंट। यहाँ पे पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि NGT को एक्सेसिव राइट्स दिए गए हैं। मतलब NGT के बाद अपील का अधिकार हाई कोर्ट में नहीं होता बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये हाई कोर्ट की अथॉरिटीज को लोअर करता है, जो कि गलत है। यहाँ पे पार्लियामेंट ने NGT को आवश्यकता से अधिक अधिकार दिए हैं। अब यही जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जवाब दिया है और इस पिटीशन को पूरी तरीके से रद्द करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट ने NGT को कोई स्पेसिफिक राइट नहीं दिए हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है, ये कोई एक्सेसिव केस ऑफ डेलीगेशन नहीं है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी संस्था को बहुत ज्यादा राइट दे दिया हो। इसे सुई जनरस इंस्टीट्यूशन के तौर पे डेवलप किया गया है। ये इन्वायरमेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जो भी अधिकार NGT के पास हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे हैं। ये कोई एक्सेसिव राइट नहीं है जहां पर सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का अधिकार होता है। NGT को 2010 में बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत, जहां पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले इश्यूज को तेजी से डिस्पोज करने का प्रयास किया गया। ये 1908 के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करें जरूरी नहीं, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करते हैं। इनके पास जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को 6 महीने के भीतर ये क्लियर करें। अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में किसी को कोई आपत्ति है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इसका प्रिंसिपल प्लेस न्यू दिल्ली है और इसके 4 लोकल ऑफिस भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में, जहां पे जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी सिटिंग देखता है।
कंपोजिशन की बात करें तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 40 मेंबर्स की है। 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, 20 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन होंगे जो होंगे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। वो या तो सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज होने चाहिए। ये उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी जो इस बॉडी को चेयर करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लुम्बिनी के बारे में है। बुद्धा जयंती के मौके में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेपालीज काउंटरपार्ट शेर बहादुर देउबा जी से मुलाकात की और उस दौरान इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज को भी फाउंड किया गया नेपाल के लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था मान्यता के अनुसार 623 BC में, इसलिए काफी पवित्र हो जाता है ये बुद्धिज्म फेथ को फॉलो करने वाले लोगों के लिए। ये सदर्न नेपाल के तराई प्लेन में लोकेशन आपको मिलेगी। इस जगह को बुद्धिस्ट लिटरेचर में प्रतिमोक्ष वन कहा गया है, यानी कि सिन फ्री फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जहां पर पाप है ही नहीं। अजन्ना जो कि कोलिया क्लैन के राजा थे, उन्होंने इस जगह को अपनी रानी रूपा देवी या रुमिन देवी के लिए बनाया था। इंडियन एम्परर अशोक ने वहां पे अपना कॉमेमोरेटिव पिलर भी, जो उनके मेजर और माइनर एडिक्ट्स हैं, उनको भी वहां पे खड़ा करवाया। जो साइट है वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का सेंटर है और लॉर्ड बुद्धा के जन्म से संबंधित कई सारे रिमेन्स हमें वहां पे मिलते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो लुम्बिनी है वो एक एंशिएंट ट्रेड रूट के ऊपर पड़ता है। इस रूट को आप जोड़ सकते हैं कुछ कनेक्टिंग पॉइंट से, जैसे कि कपिलवस्तु जो वर्तमान में कहाँ है, इसकी कोई लोकेशन हमें बहुत स्पेसिफिकली नहीं पता। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा और राजगीर ये वर्तमान के बिहार में है। यहाँ से एक रूट जाता था, वहीं पर लुम्बिनी भी लोकेटेड था। बुद्धिज्म से रिलेटेड कई सारी हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में है, जैसे कि नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार में है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची के MP में, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार में, अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये सभी यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल हैं। नेवल एंटीशिप मिसाइल रिवीजन कर रहे हैं। 110 किलोमीटर की रेंज है, गलत है, 55 हमने देखा था, ये गलत हो गया। सिला टनल लॉन्गेस्ट बाइलेन रोड टनल है दुनिया की, सही होगा। हालांकि आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट और याद रखना होगा, 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पे। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये अनएक्सप्लेन्ड डेथ होती है जिसमें बच्चा नींद से उठ नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। 1 साल से कम बच्चों को ऐसा होता है, ये सही है। NGT ये 1908 के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड होते हैं, ऐसा नहीं है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।